अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। बीजेपी ने दस्तूर पर हमले को आदत बना ली है। ऐवान में राहुल गांधी की तकरीर, कहा आरएसएस के नजरिए को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के एहतजाज के दौरान पुलिस के साथ झड़प, किसानों ने पीठ में खंजर घोंपने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा सरकारी एजेंसियां किसानों की तहरीक को बदनाम कर रही हैं। मुल्क में अचानक सर्दी की लहर में इजाफा, दिल्ली में 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हैदराबाद और जुनूबी हिंद में भी शदीद सर्दी की पेशकयासी। और बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी की तबीयत नासाज, अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में शरीक। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हर वक्त दस्तूर पर हमला करती रहती है और मोदी हुकूमत मुल्क के अवाम के हुकूक एक सनतकार के हवाले कर रहे हैं। मुल्क के किसानों, मजदूरों, गरीबों को तबाह करके दलितों और पसमानदा तबकात का हिस्सा उनको दिया जा रहा है। दस्तूर हिंद के 75वें साल के शानदार सफर पर बहस में हिस्सा लेते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज कहा कि अभय मुद्रा का फलसफा भगवान शिव, भगवान कृष्ण, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, कबीर जैसी अजीम शख्सियात से आया था। ये दस्तूर उन अजीम शख्सियात की अभय मुद्रा की रूह से आया है जिसमें हर किसी को बेखौफ रहने को कहा गया है। मनुस्मृति आज का कानून है और ये उसी सावरकर ने कही है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के नजरिए को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब आरएसएस के लोग दस्तूर के बारे में बात करते हैं तो वो अपने लीडर और उनके नजरिए को गाली देते हैं और उनकी तौहीन करते हैं। उत्तर प्रदेश में दस्तूर का नहीं मनुस्मृति का कानून नाफिज है जहां गरीबों की बात नहीं सुनी जाती। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। डीएमके के ए राजा ने आज कहा कि उनकी पार्टी को यकीनी तौर पर कांग्रेस से शिकायतें हैं, लेकिन आज वो मुल्क में जमहूरियत, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके साथ बैठे हैं। दस्तूर के 75वें साल के शानदार सफर पर लोकसभा में 2 रोज़ा बहस के दूसरे दिन बहस को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर राजा ने कहा कि उनकी पार्टी को कांग्रेस से कई शिकायत हैं, लेकिन हमें दस्तूर, जमहूरियत, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के बारे में भी फिक्र करनी चाहिए। इसीलिए उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। इस वक्त जमहूरियत, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को दबा दिया गया है, इसीलिए मैं कांग्रेस के साथ बैठा हूँ। That they are having deep faith upon the constitution, basic structure of the constitution, including secularism. Please answer my question before the detail. Is it not true? Number 2 in the constitutional position in the country. I do not want to say the designation. I do not want to mention the name. Is it not true? Number 2 in the designation of constitutional order, said openly in the government function that to speakers conference, that we want to change the basic structure of the constitution under the Kesavananda Bharati case. Is it not true? Is it not true? Your vice president of the party gave you interview in public. If before the election, if we are getting 400 seats in the Lok Sabha, then we will alter the constitution. We will declare this country is a Hindu Rashtra. It is on record. Shame. It is on record. I will prove.
Mr. Raja, Sir. now you are seriously, if you are, I'm just talking to Raja. See, now if you are charging, the vice president or somebody has, now Sir, I'm not. will be changed and it will be a Hindu, so you can authenticate. No. Sir, it is there. It is there. Sir. Shri Prahlad Joshi ji, please. No. What? Sir, I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. No, I'm giving sir. Shri Prahlad Joshi. Sir, what he is claiming is the person who is in the number 2, President Order number 2, he has said that we will alter the constitution and announce it as a Hindu Rashtra. Who has said it, and he should authenticate it, sir. Otherwise, he is misleading the House, sir. Who is the person? Let him say the name and let him authenticate it. Let him authenticate it, sir. Let him authenticate now, it. Mr. Raja ji. He should authenticate it, sir. ऐसा नहीं चलेगा. कोई भी नहीं कहा है ऐसे. प्रमाणित करो. He should authenticate it. How can he mislead the House, sir? How can he mislead the House? How can he mislead the House, sir? I will request to everybody, please, except Raja ji, kindly take your seat. Mr. Balu ji, you are very senior, kindly take your seat. You are member of parliament now, he is speaking. Only I will ask to Raja ji, if you are saying anything, and if it is a charge, so you have to authenticate on the particular issue. What Mr. Prahlad Joshi ji has done. Authenticate. You have to authenticate. No, ठीक है. I will go through. I will go through the proceeding. And please, Mr. Raja, please. Sir. Why, sir? Please, Sir. Raja. Sir, we are discussing the constitutional function. मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने मसावात को दस्तूर की रूह करार देते हुए आज लोकसभा में कहा कि तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मौक़े फराहम करता है, इसलिए ये दुनिया में मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत दस्तूर है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने दस्तूर को अपनाने के 75 साल के शानदार सफ़र पर आज दूसरे दिन बहस शुरू करते हुए कहा कि आइन की रूह के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के फ़लसफ़े के साथ हुकूमत चलाई है। उन्होंने कहा कि दस्तूर की वजह से आज एक कबायली खातून मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फायज़ है। उन्होंने कहा कि हमारा दस्तूर न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर है बल्कि सबसे खूबसूरत भी है, जिसमें सबके लिए दफ़ात मौजूद हैं। हमें इस आइन पर फ़ख्र है। मिस्टर रिजिजू ने कहा कि हमारे मुल्क में अक़लियती कमीशन है जबकि दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं है। श्री किरण रिजिजू जी, Thank you, Honorable Speaker, sir. While taking part in the discussion on the 75 glorious journey of the adoption of the Constitution of India, I deep respect and tributes to all members of the Constituent Assembly and also the drafting committee for the Constitution of India. आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है आज। थैंक यू सर। आपका सर कपड़ों पे आपका नजर बहुत कम जाते हैं, आज आपका नजर गया, धन्यवाद सर। सर कल बहुत अच्छा डिबेट हुआ और ट्रेजरी बेंच से सबने अपने बात रखे हैं। थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजी, ओपिनियन होते हैं, मगर अपना बात रखा और सर मैं भी कुछ तर्क के साथ अपने पार्टी की ओर से इस महान सदन में अपना बात रखना चाहता हूं। ओरिजिनली सर 389 मेंबर्स चुने गए थे संविधान सभा के लिए और बाद में जाकर के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स सब विड्रॉ हो गए तो रह गए थे 299 मेंबर्स और 299 मेंबर्स ने टोटल उसमें महिलाएं और 8 मेजर कमिटियां
और 13 माइनर कमेटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना। इसमें संविधान का रचना करते समय हम लोग को ये भी रखना चाहिए कि कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसा प्रतीक जिसका संविधान में, संविधान की किताब में और बाद में हमारा देश का चिन्ह में उभर के सबके सामने में आए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारा देश का महान जो इतिहास है उसके बारे में सिर्फ इसी चीज का जिक्र करना चाहता हूं। दुनिया का सबसे महान सम्राट में से एक अशोक सम्राट के जो अशोक स्तंभ है उस पे आधारित जो सारनाथ में बनी है, जो ओरिजिनली सारनाथ में था, बाद में जाकर के उसको सांची के स्तूपा कहा जाता है मध्य प्रदेश में, वहां अभी भी जाके देख के आ सकते हैं। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल पीर को 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश करेंगे। हुकूमत के मुताबिक इस बिल को तफसीली मुबाहस और इत्तेफाक राय के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC के पास भेजा जाएगा। ये कमेटी तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ तबादले ख्याल करेगी ताकि कौमी इत्तेफाक राय पैदा की जा सके। मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग वक्त पर इंतखाबात होते हैं। इस बिल के जरिए पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की कोशिश की जाएगी। अपोजिशन जमातों जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसकी मुखालिफत की है, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये इस्लाह इंतखाबात के दौरान होने वाले अखराजात और खलल को कम करने में इंतहाई मददगार साबित होगी। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के दरमियान हफ्ते के रोज तसादुम हो गया। 101 किसानों के काफिले ने दिल्ली की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। जब किसानों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। किसान पंजाब और हरियाणा की सरहदों पर मुसलसिल 307 दिनों से मुजाहरे कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा के रहनुमा सरवंत सिंह ने हुकूमत पर इस मामले को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की एजेंसियां किसानों की तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र हरियाणा हुकूमत ने अंबाला के 12 देहात में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सर्विस मुअत्तल कर दी है। ये पाबंदी 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस बार सीधियां गोलियां मारी जा रही हैं, रबड़ की गोलियां, और अभी उसकी शिनाख्त कर रहे हैं। और जगीर सिंह जो बीकेजू बहराम के हैं गंभीर जख्मी हुए हैं। और इस बार शेलिंग भी ज्यादा जोर से की जा रही है और पानी मारा गया केमिकल वाला, और पानी प्रेस के ऊपर भी मारा गया है। और जो लोग देखने आए खेतों में उनके ऊपर भी ड्रोन से जो है वो बमबारी की जा रही है। आज पूरा देश देख रहा है हम किस तरह से पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं और हमारे ऊपर पैदल जाते जत्थों के ऊपर किस तरह से भारत की सरकार, उनके अर्धसैनिक फोर्स, हरियाणा की पुलिस जबर कर रही है। आज संविधान पे चर्चा हो रही है देश की पार्लियामेंट में। मैं कहता हूं सत्ता पक्ष वालों से, विपक्ष वालों से, आप लोगों की, किसान मजदूर की वोट लेकर बने हुए हैं और देश की पार्लियामेंट में क्या किसान मजदूर की बात नहीं होना चाहते? हम चाहेंगे दोनों पक्ष बिके हुए हैं, दोनों पक्ष किसान मजदूर की बात पार्लियामेंट में नहीं कर रहे हैं और किसानों को आतुल है भारत की सरकार मानने के लिए। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों तक हमारी आवाज जा रही है, पर देश के प्रधानमंत्री के कान जो कारपोरेट ने बंद कर रखे उनके कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम चाहेंगे पूरा भारतवर्ष उठ खड़ा हो। अगर पूरे भारतवर्ष के किसान मजदूर आवाज उठाएंगे यह शेलिंग भी बंद हो जाएगी, हमें दिल्ली भी जाने दिया जाएगा और इसी के साथ साथ हमारी मांगे भी मानी जाएंगी। काफी टाइम से देख रहे हैं ये सरकार दो रवैया अपना रही है। एक साइड तो बोल रही कि हम रोक नहीं रहे, ऊपर से उनके ऊपर लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले
पता नहीं क्या कैसी छोड़ी जा रही है। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे किया जा रहा है। परमिशन नहीं है दिल्ली में जाने की किस चीज की परमिशन चाहिए? उधर जाके तो परमिशन, बैठने की तो परमिशन। दिल्ली में तो जो नेता जाते हैं, चंडीगढ़ से जाते हैं, वो परमिशन लेके जाते हैं। क्या आप यहाँ पे आए हैं, क्या सोच करके आए हैं, क्या लगा आपको कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए? मैं पहले से भी सपोर्ट में हूँ। 2020-21 में जो आंदोलन चला था उसमें भी हम सपोर्ट में खड़े थे। किसान सिर्फ अपना एक मिनिमम प्राइस मांग रहा है फसलों का कि भाई हमें दिया जाए। उसके ऊपर क्या मिल रहा है किसानों को? अभी आप देख रहे हैं या बॉर्डर के ऊपर ये गए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वैसे सपोर्ट है बिल्कुल, हम पहले भी सपोर्ट में थे, आज भी सपोर्ट में और आगे भी। क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों के लिए? सरकार से यही अपील है कि किसान भाइयों की जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, आपने वादा किया था, जो 13 महीने किसान भाई बैठे थे, उन वादों को पूरा करें। और जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बैठे अमृतसर पे, उनकी भी एक बार उनके हालात देखकर कि भाई हाँ उनकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसको भी एक बार ध्यान में लेना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने आज हफ्ते को कहा कि जमहूरियत न सिर्फ निज़ाम बल्कि इजहार और मुज़ाकरात के तवाज़ुन पर मरकूज़ बुनियादी इक़दार पर भी परवान चढ़ती है। नई दिल्ली में इंडियन पोस्ट एंड टेली कम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस के 50वें इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मिस्टर धनकर ने कहा कि आज के इदारा जाती चैलेंज अक्सर अंदर और बाहर से बामाने मुज़ाकरात और मुस्तनद इजहार के कटाव से पैदा होते हैं। ख्यालात का इजहार और बामाने मुज़ाकरात दोनों जमहूरियत के कीमती जवाहिर हैं। इजहार और अबलाग एक दूसरे की तकमील करते हैं। दोनों के दरमियान हम आहंगी कामयाबी की कलीद है। इस मौके पर शुमाल मशरक़ी खित्ते के मवासलात और तरक्की के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के फाइनेंस मेंबर मनीष सिन्हा और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड के मारूफ अदाकार अल्लू अर्जुन को 14 दिसंबर की सुबह तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के वक्त उनके वालिद अल्लू अरविंद और ससुर सी चंद्रशेखर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अदाकार अल्लू अर्जुन के मद्दाह भी उनकी रिहाई से बहुत खुश थे और अदाकार ने घर पहुंचकर तमाम मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। चंचलगुड़ा जेल से बाहर निकलने के बाद अल्लू अर्जुन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं कानून पर मुकम्मल यकीन रखता हूं और इस केस के दौरान अदालत में जो कुछ हो रहा है मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। उन्होंने मजीद कहा कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और कानून की पासदारी करेंगे। Namaste. Thank you. I'd like to thank everybody from all over for all your love and support. Thank you so much. I'm genuinely touched by everybody's love from all over the country and everywhere, from all the industries, all the people, all the states. Thank you so much for all the love, and especially my fans. Thank you, Andy. Thank you. I love you, my fans. Thank you so much for your unconditional love and support. And of course, I cannot finish it without saying the thanks to the media. Thank you so much. I'd like to thank the entire media for all your love and support. Thank you, Ante. I just wanted to say thank you. Thank you. Sir, me arrest with the conference ఏమైనా ఉందా సార్? Sir, me arrest with the conference. Anything else? Sir, do you feel you were targeted? This is a fabricated case booked against you. Do you feel you were made a target? Sir, Bunny garu ninna Delhi lo I just wanted to say The emotions that you have gone through and your family has faced. ఫ్యామిలీకి ఏం చెప్తారు? ఫ్యామిలీకి. సో దాని మీద అల్లు అర్జున్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఏం చెప్తారు? చనిపోయిన కుటుంబానికి ఏం చెప్తారు? నేను ఒకటే చెప్తానండి. Once again, we're extremely sorry for the family and I will personally be there to support them in whatever way possible. It's purely accidental. Cinema theatre I'm inside a cinema theatre watching a film with my family and an accident happened outside, which I was inside a theatre watching a movie with my family and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional. And my love and sympathies are genuinely there with that family, and I'll be there to be there. I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theatre for the last. I've been coming to the same theatre for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate
purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you And follow Telugulo the kuda same procedure every time that you have informed the police? I don't want to get into all the details. This is what it is, because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case. So I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustaniki wait chestunam. Yes, ante. Thank you. Andarki thank you andi. Marosari thank you for the media love and support. Thank you andi. Thank you so much. बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण अडवाणी को जुमे की रात देर गए दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल कराया गया। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक 97 साला अडवाणी का इलाज न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में किया जा रहा है। इस साल के शुरू में भी 4 जुलाई को अडवाणी को अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इससे कुछ दिन पहले उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इलाज के लिए भी ले जाया गया था। एम्स में इलाज के बाद अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उन्हें 6 अगस्त को भी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उनकी बेटी प्रतिभा अडवाणी ने बताया था कि उन्हें मामूल के चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिंदुस्तानी सिनेमा यानी बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर को उनके 100वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने एक साहब बसीरत, फिल्मसाज, अदाकार और सदाबहार शोमैन के तौर पर उनकी सिताइश की। उन्होंने राज कपूर को न सिर्फ एक फिल्मसाज बताया बल्कि उन्हें एक सकाफती सफ़ीर भी करार दिया जो हिंदुस्तानी सिनेमा को आलमी सतह तक ले गए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिल्मसाजों और अदाकारों की कई नस्लें उनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने लिखा, आज हम बेमिसाल शख्सियत राज कपूर का 100वां यौम पैदाइश मना रहे हैं, जो कि एक दूरंदेश फिल्मसाज, अदाकार और एक सदाबहार शोमैन थे। उनकी जहानत ने कई नस्लों को मुतासिर किया और हिंदुस्तानी व आलमी सिनेमा पर अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं। मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली और शुमाली हिंद को सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि जम्मू कश्मीर में दर्जे हरारत नुक़्ते इंजमात से नीचे चला गया। दिल्ली में दर्जे हरारत गुज़िश्ता शब 4.5 रिकॉर्ड किया गया है और कहा जाता है कि गुज़िश्ता 36 साल में ये अब तक का इंतहाई कम दर्जे हरारत है। इस दौरान जुनूबी हिंद में भी अचानक सर्दी में इजाफा हो गया और हैदराबाद में गुज़िश्ता शब दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में मज़ीद गिरावट आ सकती है और अब की बार मौसम माजी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है। इसके साथ ही आवाम से अपील की गई है कि वो रात और सुबह के औकात में घरों से निकलने में एहतियात बरतें और गर्म कपड़ों का ख़ास एहतमाम करें। और आखिर में फिर एक मरतबा नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी ने दस्तूर पर हमले को आदत बना ली है। ऐवान में राहुल गांधी की तकरीर, कहा आरएसएस के नजरिए को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के एहतजाज के दौरान पुलिस के साथ झड़प, किसानों ने पीठ में खंजर घोंपने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा सरकारी एजेंसियां किसानों की तहरीक को बदनाम कर रही हैं। मुल्क में अचानक सर्दी की लहर में इजाफा, दिल्ली में 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हैदराबाद और जुनूबी हिंद में भी शदीद सर्दी की पेशकयासी। और बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. अडवाणी की तबीयत नासाज, अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में शरीक। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।